जी नमस्कार। आज हम 5th लेसन करेंगे जो कि 7th क्लास की एनसीईआरटी चली हुई है, उसका 5th लेसन है ये। कौन सी क्लास? 6th क्लास नहीं सॉरी 7th क्लास। 7th क्लास की एनसीईआरटी का कौन सा है? 5th लेसन जो कि है जल के बारे में। जो कि है जल के बारे में कि जल इससे पहले वाले लेसन में जैसे मैंने बताया था कि जल कितने प्रतिशत भाग पर हमारी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, कितने प्रतिशत भाग पर थल है, ऐसे मैंने उसका प्रोपोर्शन बताया था। तो इसमें यही है कि जल है वो कैसे मेंटेन रहता है हमारी पृथ्वी पर। एक थलसाला बना के बता रखी है। थलसाला का मतलब एक कृत्रिम रूप से जैसे पृथ्वी की तरह जिसमें तीन चौथाई जल हो, तीन चौथाई जल हो और एक चौथाई जो थल हो, ऐसे ये एक थलसाला बना के दिखा रखी है। एक जार ले रखा है, इसमें एक चौथाई भाग में हम मिट्टी भरकर ऐसे एक थलसाला बना सकते हैं। जैसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि थलसाला है उसका क्या मतलब है, थलसाला से क्या मतलब है, ऐसा पूछा जा सकता है कि एक नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। फिर सेकंड बात ये है कि फर्स्ट पेज पे ही कि जल चक्र, जो जल चक्र है वो क्या है, कि कैसे हमारा जो जल है वो एक चक्कर, एक साइकिल के रूप में कैसे घूमता रहता है। जैसे पृथ्वी पर जल है, उसका वाष्पीकरण होता है, मतलब एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन होके उसका फिर क्या होता है, संघनन हो जाता है, वो बादल बन जाते हैं। संघनन का फिर क्या होता है, फिर वर्षण हो जाता है कि संघनन से जैसे वर्षा आ जाती है। तो यही ऐसे ही चक्कर, फिर वो पानी ऐसे रुक जाता है, फिर उसका वाष्पीकरण हो जाता है, फिर ऐसे ही संघनन होता है, फिर ऐसे ही वर्षण होता रहता है। ऐसे ही जल का जो है चक्र चलता रहता है। ये मैं मैप सीधा नहीं कर पाई, मैंने कोशिश की थी। इसमें वर्ल्ड की जो मेन मेन रिवर हैं, जैसे जो अफ्रीका में है नाइल है, नाइल रिवर है, ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रिवर है, ऐसे रिवर और जो लेक्स हैं उनके बारे में बता रखा है। आगे मैं कभी जब वर्ल्ड मैप कराऊंगी तो मैं सारी ऐसे रिवर लेक हैं, जो मेन लेक हैं उनको वो सब कुछ कराने वाली हूँ। फिर लवणता का जिक्र किया है कि लवणता क्या होती है और कैसे मेजरमेंट की जाती है। लवणता पर थाउजेंड, थाउजेंड पर जो मेजरमेंट होती है लवणता की, थाउजेंड पर की जाती है। कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की जो मात्रा होती है उसको, उसकी क्या कहा जाता है, लवणता कहा जाता है। और जो औसत लवणता है जो हमारी पृथ्वी की है वो कितनी है, 35 पीपीटी लिखा जाता है, पार्ट पार्ट पर थाउजेंड, पार्ट पर थाउजेंड, 35 पार्ट पर थाउजेंड ऐसे लिखी जाती है। कई बार पीपीटी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। पीपीटी क्या होता है? पीपीटी की एक तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, वो नहीं है ये है एक जो लवणता के लिए, सैलिनिटी के लिए वर्ड यूज किया जाता है उसका है। फिर जो जल का जो वितरण है हमारी पृथ्वी पर वो कैसे है, कि जो 3/4 भाग पर जल है, लगभग 70% से भी ऊपर, जो 71% भाग पर जो है जल है, और 29% भाग पर जो है स्थल है। ऐसे इसके बारे में यही बताया है। और फिर ये बताया कि महासागरों में जो जल है ना, उसका ऐसे बताया कि महासागरों में या फिर जो भूमि पर है, झीलों में है, वायुमंडल में है, जो नमक जो जल है उसका प्रतिशत बताया है कि वो कितने प्रतिशत भाग पर कैसे है। अगर हम इस 71 को 100% मान ले तो 97.3 जो भाग है वो महासागरों में जल है। और फिर जैसे भूमिगत जल है 0.20, मतलब 0.2 मतलब 2% के करीबन, 0.2 मतलब 1% से भी काफी कम ये जल है वहां पर, जो बर्फ छत्रक के रूप में है। फिर भूमिगत जल है 0.68, और झीलों में है 0.009,
फिर समुद्र स्थलीय समुद्र जो जो एक लैंडलॉक्ड जिसको बोल देते हैं स्थलीय समुद्र हैं जो, और नमकीन झीलें हैं, उन पे भी ये दोनों बराबर है। इसको याद रखना, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। जो झीलों वाला है और ये वाला है जो बराबर है। फिर वायुमंडल में 0.0019% और नदियों में 0.0001%। ये जब टोटल मिलाकर जब इसको काउंट किया जाता है, ये कितना बन जाता है? 100% बन जाता है, जो कि पृथ्वी के 71% के बराबर है। फिर एक छोटा सा यहाँ पर फैक्ट बताया है जो बॉक्स में एनसीईआरटी में दिया होता है कि जो इजराइल का डेड सी है, इजराइल के पास जो डेड सी है उसमें 340 पीपीटी पीपीटी की लवणता पाई जाती है, सैलिनिटी पाई जाती है, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सैलिनिटी मानी जाती है। क्योंकि 300 जो ओनली 35 है जो पीपीटी है जो, वो तो एक एवरेज है, पर इसमें 340 पीपीटी पाई जाती है, तो ये सबसे ज्यादा सैलिनिटी मानी जाती है। फिर ये महासागरीय जो संचरण है, जैसे पानी है, ऐसा तो नहीं है कि पानी एक जगह जैसे समुद्र में रुका हुआ तो वो ये एक ही जगह रहता है, ऐसा तो नहीं है। वो ऐसे परिसंचरण भी करता है, घूमता है। तो एक जगह से जैसे पानी जब दूसरी जगह जाता है, कहीं की सैलिनिटी बढ़ा देता है, कहीं के टेम्परेचर को प्रभावित करता है, तो ऐसी चीजें समुद्र में पानी में होती रहती हैं। तो ये जो परिसंचरण है, जो महासागरों में जो परिसंचरण है, उसकी गतियों के मतलब किस किस प्रकार से होती हैं। एक तो जो समुद्री तरंगे होती हैं, एक आपने सुना होगा टाइड एंड ईब तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। करंट बोलते हैं धाराओं को, करंट बोलते हैं, ज्वार भाटा को टाइड एंड ईब बोलते हैं। और तरंगे उठती हैं, उसको उसके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे ये 3 तरह से जो महासागर का जल है वो गतियां करता है। फिर विश्व जल दिवस है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, तरंगे क्या होती हैं? जैसे आप तीन बताया कि 3 तरह से गति करता है, तो तरंगे क्या होती है? जैसे हम बॉल वगैरह फेंक देते हैं, तो जैसे पानी में ऐसे हल्की हल्की जो ऐसे तरंगे ऐसे गति करती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? गेंद के खेलते समय जब जल में गिर जाती है तो क्या होता है, जो ऐसे छोटी छोटी ऐसे बिल्कुल अ, ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी ऐसे ऐसे पानी के ऊपर ऐसे गति करती हमें दिखती है, जो पानी की ऐसे जो गति होती है उसको क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। और ये जो तरंग है क्यों उठती है? मोस्टली हम कह सकते हैं हवा के कारण होती है। जैसे हवा चलती है तो ऊपर ऊपर वाले पानी की जो थोड़ी सी लेयर है उसको अपने साथ चलाती रहती है। फिर सेकंड है जैसे तूफान आता है तभी भी जो पानी की गति है, जब तूफान से तेज वायु में चलने से जो बहुत सारी विशाल तरंगे बनती हैं, उसको भी क्या कहा जाता है? उसको भी तरंगे कहा जाता है। और जो इसके कारण जो तरंगे होती है ना, इसके कारण 15 मीटर तक की ऊंचाई का विशाल ज्वारीय, जैसे 15 मीटर तक की ऊंचाई का पानी है ना, वो तरंगों के थ्रू ऐसे बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। फिर जो जैसे सुनामी होती है, सुनामी क्या होती है? जो समुद्र का जल है, भूकंप के कारण अगर समुद्र में भूकंप आ गया है, उसके कारण जो गति होती है उसको ही सुनामी कहा जाता है। और सुनामी जो वर्ड है वो जापानी वर्ड है, एक जापानी वर्ड है। सुनामी जापानी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तिरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब सुनामी आती है तो बहुत ऊंचे ऊंचे जैसे छोटे छोटे आइलैंड वगैरह भी नष्ट कर देती है। इसका उदाहरण आगे हमारे इसी चैप्टर में दिया है कि जो 2004 में हमारे देश में जब सुनामी आई थी, तो उसके कारण क्या-क्या हुआ था उस टाइम पे। तो जो 26 जनवरी 2004 को जब हिंद महासागर में जब सुनामी आई थी, उसके ही वो इफ़ेक्ट बता रखे हैं कि क्या-क्या हुआ था और कितनी 9 पॉइंट 9.0 रिएक्टर स्केल का जो है ना भूकंप आया था, रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था।
समुद्र के अंदर उस टाइम पे। और जो ये बताया कि इंदिरा पॉइंट जो हमारा दक्षिणतम पॉइंट माना जाता था, जो इंडिया का, ऐसे जैसे हम ये मान लें कि जो हमारा जो दक्षिणतम पॉइंट माना जाता था, जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, वो जब ये 2004 की सुनामी आई थी उसके कारण ये खत्म हो गया था। फिर जवार भाटा के बारे में बताया है कि जवार भाटा क्या होता है। दिन में 2 बार जो समुद्र का पानी है, जो ऊपर, एक बार ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो ये जो गति है, जो पानी की ये जो एक क्रिया है, इसको ही क्या कहा जाता है, जवार भाटा कहा जाता है। अ, जैसे इसमें टोटल जो डिफरेंस होता है 12 घंटे, वैसे कहीं 48 भी लिखा मिलेगा, और 12 घंटे 50 मिनट एवरेज, कहीं 50 मिनट भी लिखा मिलेगा और कहीं 48 मिनट, क्योंकि 6 घंटे 24 मिनट का भी कह सकते हैं और 6 घंटे 25 मिनट का भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ये टाइम डिफरेंस है, वैसे तो सही तो 24 मिनट वाला है, पर कहीं जब एवरेज में लिखा जाता है तो ये 50 मिनट का भी लिख दिया जाता है। तो जब दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का उठना और गिरना जवार भाटा कहते हैं। जवार का मतलब होता है उठना, ऊपर जाना, और भाटा का मतलब होता है नीचे आना। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसको क्या कहते हैं, जैसे वो बहुत ऊंचाई तक उठता है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगी बहुत सारी कि हम जब और जब कि कैसे ज्वार भाटा आता है, इसकी वीडियो बहुत सारी मिल जाती हैं। और जब पानी का निमन तक उसका जो निमन तट तक पहुंच जाना, उसको क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। फिर जो ज्वार भाटा आता है तो उसका कारण क्या है कि जो पानी है इतनी ऊंचाई तक उठता है और फिर वो नीचे भी जाता है, तो उसका कारण क्या है। इसका कारण मेन 2 कारण है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इसका मेन कारण है। पर अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ज्वार भाटा का कारण क्या है, उसमें एक ऑप्शन में चंद्रमा कह दिया जाए, एक ऑप्शन में सूर्य कह दिया जाए, एक में दोनों कह दिया जाए, और एक में इनमें से कोई नहीं, ऐसे एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए, तो फिर उसका सबसे अगर अच्छे वाला ऑप्शन होगा तो एक तो दोनों वाला भी हो सकता है, पर सबसे मेन ऑप्शन ये होगा क्योंकि जो चंद्रमा है वो हमारे से काफी नजदीक है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और सूर्य की दूरी हमसे बहुत ज्यादा है। तो इस कारण जो मेन इफेक्ट होता है वो मून का होता है, मून का जो मेन इफेक्ट होता है उसके कारण जो ज्वार भाटा है वो आता है। फिर महासागरीय धाराएं होती हैं, करंट जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, करंट्स बोला जाता है। महासागरीय धाराएं, जब महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में एक, मतलब एक निश्चित दिशा में पानी की बहुत बड़ी राशि को ऐसे एज इट इज ऐसे उठा ले जाती है जब पानी को, तो उसको क्या कहा जाता है, महासागरीय धारा कहा जाता है। और महासागरीय धाराएं होती है ना, जैसे अब 3 महासागर जो मेन है वो 3 महासागर हैं, जैसे पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक है, अटलांटिक है, और हिंद महासागर है। तो इन तीनों में जो महासागरीय जो धाराएं हैं उनके बारे में इस लेसन में बताया है कि कैसे हिंद महासागर में कैसे धाराएं आती हैं और उनके क्या क्या उनके नामकरण किए गए हैं, उसके बारे में ही अब बताया है। जैसे जिधर भी, जैसे अगर कहीं किसी देश के तट के पास गर्म जल धारा है तो वो उस देश की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, और किसी देश के पास अगर ठंडी जलधारा है तो वो उस प्रदेश की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। तो इस मैप में यही बताया है कि जलधाराएं कैसे हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे जो मेन मेन हैं उनके बारे में बताऊंगी, और जैसे कैसे उस जगह के नाम पर, उन जगहों के नाम पर उनके धाराओं के नाम रखे गए हैं उनको ही बताऊंगी। अब हम अटलांटिक से अगर शुरू करते हैं, तो जब हम जो विषुवत रेखा के पास वाला ये लेंगे, यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर ये है, ये लेंगे, तो इसको हम उत्तर, जैसे जब ये ऊपर जाएगी उत्तर विषुवतीय धारा ही कहेंगे, जब ये ऊपर जाएगी तो उत्तर विषुवतीय धारा है।
फिर ये जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है, वो भी अच्छी बात है देखा जाए तो। यहाँ पर फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की धारा बोला जाता है इसको, फ्लोरिडा की धारा बोला जाता है। फिर इसको यहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है, यहाँ पर जाने पर इसको गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है। और गल्फ स्ट्रीम ग से ग, गरम, और ग से, और जैसे इसको याद रखने का ये भी तरीका है, और ये भी ऐसे कर सकते हैं, जब यहाँ से कोई धारा जब उठ के जाएगी या फिर यहाँ से ऐसे जब नीचे आती है तो वो हमेशा गर्म होती है, और जब ऊपर से पोलर की साइड से जब कोई धारा ऊपर से या उधर से नीचे आती है तो वो हमेशा ठंडी जलधारा होगी। तो गर्म जलधारा है। फिर यहाँ से इससे लेब्राडोर टकराती है, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स का निर्माण करती हैं ये, जो कि समुद्र में मछली पालन के लिए बहुत ही मतलब अच्छी जलवायु का निर्माण करती हैं। यहाँ पर जैसे डोगर बैंक, ऐसे कई बैंक के नाम सुने होंगे। वो पैसे वाले बैंक नहीं हैं, कि पैसे वाले बैंक नहीं है वो, जो मत्स्य पालन के लिए ही है, उनको उनके ही नाम उनके ऐसे रखे गए हैं कि उनको बैंक नाम दिया गया है। फिर ये इकट्ठी होकर ऐसे आती है, तो इसको यहाँ पर ये जो ठंडी जलधारा कहा जाता है, जो कैनरी की है, कैनरी की जलधारा। ये तो उत्तर की होगी अटलांटिक में, और फिर नीचे की है ऐसे ही, जैसे अभी बताया था कि उत्तर विषुवती है, फिर यहाँ पर दक्षिण विषुवती कह देंगे इसको। फिर ये जो ब्राजील देश है, यहाँ पर बहुत बड़ा ब्राजील देश है, तो ये ब्राजील की धारा है। फिर ये यहाँ से एक आती है फोकलैंड की धारा, इसका नाम भी लिखा है फोकलैंड की धारा। फिर ये दोनों मिलके यहाँ पर एक धारा बनाते हैं, वेनेजुएला की धारा। ये मेरे को कुछ गलत लग रहा है, यहाँ पर वेनेजुएला की धारा, ये यहाँ पर मिलकर फिर ये वेनेजुएला की धारा है, और फिर ये ऐसे चक्कर ये ऐसे घूमता रहता है, ये ऐसे घूमता रहता है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धाराएं हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलती हैं, तो कैसे चल रही हैं क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलती हैं, तो ये कैसे चल रही हैं, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, और ये कैसे चल रही है एंटी क्लॉक। तो ऐसे भी हम इनको याद कर सकते हैं। फिर सेकंड है जो हिंद महासागर की जलधारा है, हिंद महासागर की, जो हिंद महासागर की जलधाराएं हैं, जिसमें 2-3 जलधाराएं हैं वो याद करनी जरूरी हैं। जैसे एक तो ये है विश्वत, जो यहाँ से जैसे इसमें एक ही ऐसे बन पाता है, एक ही चक्कर बन पाता है, 2 चक्कर नहीं बन पाते, जैसे इसमें और पैसिफिक में 2 चक्कर बन जाते हैं, इसमें एक ही बनेगा। फिर ये यहाँ पर इधर इसको, जैसे यहाँ पर ये एक मोजम्बिक आइलैंड है, तो मोजम्बिक आइलैंड है तो इसको मोजम्बिक धारा भी कह देते हैं, और जब ये यहाँ से निकलती है इसको अगुलहास की जलधारा भी कहा जाता है। फिर ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास से आती है, तो यहाँ से ठंडा पानी लेते हुए जैसे पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा, और फिर ये अपना चक्कर ऐसे कर लेती है। फिर ये पैसिफिक की दे रखी है, पैसिफिक की वही उत्तर विषुवतीय धारा, और ये इन्होंने दे नहीं रखा। यहाँ पर ऐसे हम याद कर सकते हैं, जैसे ओके वर्ड करके, यहाँ तो ओखेटक्स की है, ये कहा जाएगा ओखेटक्स की, और बाकी दिया नहीं है तो इस लेसन में इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर यहाँ से जैसे ये अलास्का की, तो ये ऊपर जाती है, पर ये वाली जो ऐसे जब घूम के ऐसे आती है, जब हम ये वाली जगह को इधर रख लेंगे, हाँ दे रखी है ये दे रखी है क्यूरोसियो, क्यूरोसियो है ये क्यूरोसियो है। जब ये ऐसे घूम के ये फिर ओखेटस्क से टकरा जाएगी, फिर ये ऐसे घूम के यहाँ पर ये कैलिफोर्निया से, और ये ऐसे एक चक्कर बन जाएगा। अब ये जब हम इसको 3D में देखेंगे तो वो वाली चीज़ ऐसे आ जाएगी, इसको ओयोसियो कहेंगे, न कि ओखेटक्स कहेंगे। इस लेसन में बस इतना ही दिया है, जो लेसन में जो समुद्र में पानी की गतियां हैं उनके बारे में ही बताया है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।